नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति बड़े दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। एक साल पहले शिवसेना टूटी थी, बल्कि 2/3 शिवसेना टूट गई थी और अब वही हाल एक साल के बाद शरद पवार की पार्टी का हुआ है। अब लोग तो ये भी चुटकी ले रहे हैं कि 2019 में जिन दो महान विभूतियों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ दगा किया था, उन दोनों के साथ अब भारतीय जनता पार्टी ने काम कर दिया है, कांड कर दिया है। अब जरा गौर से अगर देखें तो महाराष्ट्र में कितने दल हो गए हैं। एनसीपी के 2 दल हो गए हैं, शिवसेना के 2 दल हो गए हैं। जो परंपरागत राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, वो हैं ही। एक मन से हो गया राज ठाकरे का, और रामदास अठावले जैसी तो छोटी मोटी पार्टियां बहुत सारी हो गई हैं। तो 2024 के मद्देनजर जो भी कुछ घटनाक्रम ये पिछले 1-1.25 साल में हुआ है, ये किस तरह की राजनीतिक करवट लेने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा चाचा भतीजे के बीच जो कुछ हुआ है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि अभी मैं शरद पवार का भाषण सुन रहा था। वो कह रहे थे कि कुछ असहमति थी, कुछ मतभेद थे, तो बैठ करके चर्चा करनी चाहिए थी। लेकिन अजित पवार ने जिस तरीके से उन पर हमले किए हैं, उनकी उम्र का हवाला देते हुए, तमाम दूसरी चीज़ों का हवाला देते हुए, और कुछ समय पहले जो अजित पवार का एक भाषण वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने उदाहरण दिए थे कि अरविंद केजरीवाल हों, जगन मोहन रेड्डी हों, नवीन पटनायक हों, ममता बनर्जी हों, केसीआर हों, ये सब अपने दम पर अपने राज्यों में सरकार बनाने में कामयाब हो गए। और आपका इतना लंबा राजनीतिक अनुभव है, आपको चाणक्य कह करके संबोधित किया जाता है। आप अपने दम पर अपनी पार्टी को कभी सत्ता में लेकर के क्यों नहीं आ पाए? कभी सोचा है आपने? तो बहुत सारे सवाल हैं, इनके जवाब तलाश करने के लिए चलिए सीधे चलते हैं महाराष्ट्र। इस समय छत्रपति संभाजी नगर से जुड़ रहे हैं मेरे साथ सुशील कुलकर्णी। तो बहुत बारीक नजर रखते हैं महाराष्ट्र की राजनीति पर। सुशील जी, बहुत स्वागत है, नमस्कार। आज जो शक्ति प्रदर्शन हुआ है बांद्रा में और नरीमन पॉइंट पर, एक तो इसका जिस्ट बताइए, कौन किस पर भारी पड़ा है, और दोनों ने ही जो बातें कही हैं उसमें किसकी बात ज्यादा वजनदार दिखाई दी आपको? एक तो पहले आपने आरंभ में जो कहा था कितने दल हो चुके हैं, तो राजनीतिक पार्टियों की दलदल हो चुके हैं महाराष्ट्र में। अब इतनी पार्टियां बढ़ गई है, मुझे लगता है हर एक वोटर्स को हर एक पार्टी जरूर चूज कर सकते हैं, इतनी पार्टियां बढ़ गई है। दूसरा, आपने जो बहुत ये सवाल पूछा है कि किसका ये था, किसका पलड़ा भारी था, तो सबसे पलड़ा भारी तो मुझे एनसीपी में अब अजित पवार का ही दिख रहा है, क्योंकि इतने बड़े नेता होते हुए भी शरद पवार के साथ अपने ज्यादा से ज्यादा विधायक नहीं वो ला पाए। मतलब 53 विधायक है विधानसभा में और 9-10 विधायक है विधान परिषद में, तो 64 में से 16 शरद पवार के साथ अगर रहते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पलड़ा किसका भारी है। और रही बात भाषणों की, तो अजित पवार का भाषण सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं भाऊ तोरसेकर का प्रतिपक्ष सुन रहा हूं, मैं एनालाइजर सुन रहा हूं, मैं ओसीएन नेटवर्क सुन रहा हूं, या और कोई चैनल सुन रहा हूं, हमारे दोस्त DG9 वाले प्रभाकर सूर्यवंशी का चैनल सुन रहा हूं। क्योंकि अब तक 2 सालों में हम लोग जो बात करते आए हैं, बिल्कुल वही बात अजित पवार ने अपने भाषण में दोहराई है। अब मुझे यकीन हो गया है कि ओसीएन नेटवर्क हो, प्रतिपक्ष हो या एनालाइजर हो, सबके सब्सक्राइबर है अजित पवार, क्योंकि जो बात हम कह रहे थे वही बात अजित पवार बार बार दोहरा रहे थे।
ये मराठी में था, आप ज्यादा समझ नहीं पाए होंगे, जी इसलिए मैं जी आपको बता रहा हूं जी जी। कि शरद पवार के राजनीतिक अपयश के बारे में जितना हम लोग बात करते हैं, वही बातें लगभग दोहरा रहे थे अजीत पवार। और उन्हीं बातों को सामने रखकर अजीत पवार इस बार किसी और पे नहीं बल्कि सीधा वार शरद पवार पे कर रहे थे। और इसीलिए शरद पवार 2 कदम पीछे हटकर चर्चा होनी चाहिए थी, बात होनी चाहिए थी, इस मुद्दे पर अटक गए हैं ओंकार जी। शरद पवार की बड़ी गलतियां क्या मानते हैं आप? एनसीपी टूटने की वजह कौन सी बनी है आपकी दृष्टि में? देखिए, 2014 से लेके आज तक, पहले वाली बात छोड़ दीजिए, 2014 से लेके आज तक की बात अगर हम देखें तो उसमें पता चलता है आप हमें कि शरद पवार ने जितनी बार भी अपने ही लोगों को सामने कर कर किसी दल को अगर प्रॉमिस किया है तो वचन को उस तोड़ दिया है। अजीत पवार यही बात कर रहे थे। मतलब 2014 में जब शिवसेना ने भाजपा सरकार में शामिल ना होने की निर्णायक भूमिका ली थी और यही एकनाथ शिंदे नेता विपक्ष बन गए थे, तब शरद पवार ने यह तय किया था, 4 मीटिंगें हुई थी और उस मीटिंग में तय हुआ था कि हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है। 2019 में भी शरद पवार ने तय किया था कि हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है। अब की बार भी जब एकनाथ शिंदे गुवाहाटी निकल गए थे, तब 53 विधायकों का सिग्नेचर लेके हसन मुशर्रफ खुद शरद पवार के पास चले गए थे और कहा था कि हमें बनना है। तो हर बार शरद पवार मुकर गए, और सिर्फ मुकर गए नहीं बल्कि बदनामी के लिए छोड़ा सामने अपने ही लोगों को। मतलब गर्दन झुकानी पड़ी अजीत पवार को, गर्दन झुकानी पड़ी हसन मुशर्रफ को। जब ये बातें होती है तो इन लोगों के मन में ये बातें रहती ही है। ये पहली गलती। दूसरी गलती, शरद पवार ने खुद इस्तीफा देकर मार्गदर्शक के तौर पर रहने का निर्णय ले लिया था। राष्ट्रीय स्तर पर सुप्रिया सुळे काम करेगी, जो उनकी पुत्री है, और प्रदेश के स्तर पर अजीत पवार काम करेंगे, ये भी तय हुआ था। लेकिन शरद पवार ने खुद का इस्तीफा वापस ले लिया, पुत्री को तो ले लिया, अजीत पवार को राज्य की कमान सौंपने से शरद पवार मुकर गए। ये पवार की दूसरी गलती। तीसरी गलती यह है, ओंकार जी, इस पर जरा ज्यादा ध्यान देना चाहिए जी। जो बात हमेशा सामने आ रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हो गया है? शिवसेना में होते हुए जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, उन लोगों को ही अपने साथ लेकर सरकार में शामिल हो गई भारतीय जनता पार्टी। एनसीपी के जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप है, उनको ही साथ लेकर भ्रष्टाचार में शामिल हो गई भारतीय सरकार में शामिल कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने। क्या हो रहा है, ये सवाल पूछने वालों के लिए बता दूं, शरद पवार की ये गलती आपको समझ में आएगी। जितने भी लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप हुए हैं, उनको भ्रष्टाचार करना पड़ा है अपने मालिक को संभालने के लिए। मतलब हर एक केस में आप देखोगे, पाटनकर वाला मामला देखोगे, उसमें सीधा संबंध आता है मातोश्री के साथ। आप यशवंत जाधव वाला मामला देखोगे, उसमें तो डायरी में ही लिखा है मातोश्री पे कितने पैसे दिए, कितने रुपए की घड़ी दे दी, कितने करोड़ रुपए ले जाके मातोश्री पर दे दिए। मतलब ये सारे लोग खुद के लिए नहीं बल्कि अपने आका के लिए पैसे कमा रहे थे। ये जो अजीत पवार के ऊपर आरोप है, शायद ये ऐसे ही आरोप है, आका के लिए पैसे कमाने का। और इन लोगों के आका तक जाने के लिए इनको ही अपने पक्ष में लाना पड़ा, अपने फेवर में करना पड़ा। जो महाभारत में हुआ है, जो रामायण में हुआ है, वह यहीं भी हो रहा है ओंकार जी। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इनको साथ ले लिया और असल भ्रष्टाचारी तक पहुंचने की बात की। शरद पवार ने इनका साथ तो उस वक्त दिया, बाद में मुकर गए साथ देने से। मतलब खुद को तो पृथक कर लिया। राज्य शिखर बैंक वाला, अपेक्स बैंक वाला घोटाला, जो सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है, उसमें शरद पवार ने खुद को तो पृथक कर लिया, क्लीन चिट ले ली,
लेकिन अजीत पवार को वहीं छोड़ दिया। जरांडेश्वर वाले मामले में अजीत पवार को वहीं छोड़ दिया, बाकी सारे मामले आ गए। ये वाली एक गलती थी कि शरद पवार ऐसी ही गलती करते गए और अजीत पवार को प्रॉब्लम में लाने के लिए काम करते गए, और इसी के कारण अजीत पवार के साथ जो लोग जुड़े हैं उनको भी यही लगने लगा था कि शायद अपने साहेब, मराठी में साहेब कहते हैं उनको, अपने साहेब अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी का भी बलि दे सकते हैं, अपना बलि न जाए, इसलिए चलो चले, जो अच्छा है वो ले ले, यही सोचकर लोग चले गए। ओंकार जी। अच्छा सुशील जी, ये बताइए कि अब क्या शरद पवार का राजनीतिक भविष्य दी एंड, और एनसीपी में अब आगे क्या होने जा रहा है? क्योंकि ये तो हमें दिखाई दे रहा है, आज जिस तरह की तैयारियां की जा रही थी, अलग अलग जिलों की डेस्क बना दी गई थी एमईटी कॉलेज में, वहां शपथ पत्र तैयार थे, उन पर सिग्नेचर लिए जा रहे थे। जाहिर है ये चुनाव आयोग की तैयारियां थी। जिस तरह की बैटल हमने शिवसेना में देखने को मिली थी, उद्धव ठाकरे वर्सेस एकनाथ शिंदे, और अल्टीमेटली एकनाथ शिंदे को चुनाव आयोग ने दायित्व सौंप दिया शिवसेना का, क्या वही तैयारी अजित पवार कर रहे हैं? शायद गाइडेंस दोनों की कहीं एक ही जगह से है, और शरद पवार इस बैटल में कहां खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? गाइडेंस एक जगह से ही है, इसके लिए मुझे एक इंफॉर्मेशन आई है, सच है या गलत ये साबित होगा। हाल ही में प्रफुल्ल पटेल की मुलाकात हुई है शायद हरीश साल्वे से, हाल ही में। मतलब वो बोले कि पर्सनल पहचान के कारण मिला हूं, तो हरीश साल्वे भी महाराष्ट्र से है, प्रफुल्ल पटेल भी महाराष्ट्र से है, तो किसी निजी कारणवश उनको मिले होंगे, लेकिन मिले हैं। ये एक बात हमें नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए, जो हरीश साल्वे महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा हड़कंप लाने के लिए मशहूर है, वही उनसे मिले हैं। लेकिन जो चीजें हो रही है वो यही दर्शाती है कि हम ही एनसीपी है, यही दर्शाने का प्रयास हो रहा है। अगर ये प्रयास हो रहा है तो मैं देख रहा हूं कि शरद पवार अब मार्गदर्शक के तौर पर कहीं और हट जाए। मतलब अजीत पवार ने अपने भाषण में यह उल्लेख कर भी दिया है, उन्होंने कहा है कि आप विट्ठल बन जाइए, आप हमारे विट्ठल हो, आप विट्ठल बन जाइए। और विट्ठल बनने का मतलब जानते हैं ओंकार जी आप? विट्ठल की मूर्ति कैसी है ये जान लीजिए। विट्ठल एक ईंट पर खड़े हुए हैं, भगवान विट्ठल, जो ईंट को छोड़कर नहीं जाते हैं। और ईंट की भी एक नई कहानी है, पुरानी कहानी है वो कहानी ऐसी है कि भक्त पुंडलीक अपनी मां बाप की सेवा कर रहा था, और पुंडलीक ने भगवान विट्ठल को कहा था कि जब तक मेरे मां बाप सो नहीं जाते तब तक मैं ये ईंट तुम्हें सौंपता हूं, इसके ऊपर खड़े हो जाओ, कहीं मत जाना। और जब तक पुंडलीक के मां बाप सोए नहीं तब तक विट्ठल उसी ईंट पर खड़े रहे, इसलिए तब से आज तक ईंट पर ही है, और दोनों हाथ अपने कटी पर रखे हुए हैं और बस भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं अपने मुंह से। अजीत पवार शरद पवार को ऐसा ही भगवान विट्ठल बनने को बोल रहे हैं। जब तक वो अपना कार्य पूरा ना करे तब तक उसी ईंट पर खड़े रहे और अपने भक्तों का कल्याण होने का आशीर्वाद देते रहे। हाथ भी अपने ही कटी पर हो, कमर पर हो, बस आशीर्वाद देने के रोल में रहो, यही अजीत पवार ने उनको बता दिया है। मतलब अगर कोई मेल भी हो रहा है अब, तो भगवान विट्ठल की तरह ईंट पर खड़ा होकर चुपचाप देखना, यही देखता हूं शरद पवार की स्थिति। और शरद पवार इतने नामी राजकारणी हैं, राजकीय नेता है, शायद एक दो दिनों में शरद पवार अपने ही मुख से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बोल दे कि मैं तो लोकतंत्र मानने वाला आदमी हूं, जो हर एक व्यक्ति को लगता है वही मैं करने वाला हूं, पार्टी के अधिकतर लोगों को लगता है वही बात मुझे भी मंजूर है। जैसे उन्होंने अपने इस्तीफे को वापस लेते वक्त कहा था, इस्तीफा तो मैं देना चाहता था,
लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं को लगता है कि मैं सक्रिय राजनीति में रहूं, अध्यक्ष बना रहूं, वैसे ही बात को दोहराया जाएगा। अधिकांश लोगों को लगता है कि मैं अजीत के साथ चलूं, तो चलो ठीक है, मैं भी अजीत के साथ जा रहा हूं। ऐसी बातें कहकर शरद पवार अपनी बची कुची बचा सकते हैं, लेकिन जो भी कुछ हुआ ना, जो भी कुछ अजीत पवार ने बोला है, वो सुनकर तो शायद शरद पवार के सारे भक्तों के कान में तप्त लावा रस डाला गया है, ऐसे ही लग रहा था। इतने खुले तौर पर अजीत पवार शरद पवार के ऊपर बरस पड़े थे, अपयशी तक कह डाला उन्होंने। ओंकार जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, ये शिंदे गुट के संजय शिरसाट का एक बयान में देख रहा था, हालांकि मीडिया चैनल ने भी शायद उसको अतिरिक्त पूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया है, ये कह करके कि शिंदे गुट में जो है नाराजगी है इस बात को लेकर के कि जिस शरद पवार की एनसीपी की वजह से वो लोग नाराज होकर के शिवसेना से बाहर निकले थे, अब वही उन्हीं के साथ उनको गवर्नमेंट में सीट शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो संजय शिरसाट का जो बयान आया है कि हमने शिंदे साहब को और देवेंद्र फडणवीस को अपनी नाराजगी से अवगत करा दिया है, ये क्या कोई गंभीर मसला है? और चूंकि रात में 8 बजे के आसपास एकनाथ शिंदे ने भी अपनी पार्टी के एमएलए और मंत्रियों को बुलाया है, इसलिए भी र्यूमर चल निकली हैं कि एकनाथ शिंदे कैंप जो है वो थोड़ा सा असहज हो गया है। एकनाथ शिंदे के कैंप में जिनको मंत्री पद नहीं मिला है वो जरा नाराज है। वो अपनी हर बात में नाराजगी दर्शाकर अपने लिए कुछ मिल सकता है क्या ये देखते हैं। मतलब हम नाराज हो गए हैं, जरूर मनाओ हमको। जो रूठ गया है उसे मनाना पड़ता है, और मनाते वक्त चॉकलेट देना पड़ता है, बिस्किट देने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ देना पड़ता है। इसलिए मनाते वक्त कुछ मिल जाए, इसलिए कुछ अपनी नाराजगी दर्शा रहे। ये जरूर नाराजगी दर्शा रहे। ये चाहते हैं कि अजीत पवार को फाइनेंस मिनिस्ट्री न दी जाए, क्योंकि अजीत पवार फाइनेंस मिनिस्ट्री मिलते ही फंडिंग करते वक्त बड़े ही पक्षपात करते हैं सब फंडिंग करते वक्त, ये लोगों को लगता है। ये नाराजगी है। दूसरी बात, जो मीटिंग बुलाई है वो नाराजगी दूर करने के लिए नहीं बुलाई है, या नाराज है इसलिए एकनाथ शिंदे भी खुद नाराज है जो अभी कुछ निर्णय ले सकते हैं, ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसके लिए नहीं बुलाई गई है ये मीटिंग। ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई है कि कोई अपनी तरफ से गलत बयानबाजी ना करे, क्योंकि ये यही मामला है कि सबने मिलकर तय किया है। देखिए ओंकार जी, ये वाला जो मामला लोग देख रहे हैं, मतलब आप भी पत्रकार है, आप राजनीति को बड़े करीब से देखते आए हैं, ये वाला मामला अपने वोट को बढ़ाने के लिए नहीं किया गया है। मतलब बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के वोट बढ़ जाएंगे, वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ जाएगा, ये नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के 1-2% वोट कम ही हो जाएंगे जी जी पवार को साथ लेने के बाद। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के वोट बढ़ाने के लिए नहीं किया गया है। मतलब कोई ऐसे गणित लगा देगा, कोई सेफोलॉजिस्ट बोल देगा कि भाई चलो अब भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार 30% मिले थे, एकनाथ शिंदे के पास 10-15% वोट है, ये हो गए 45, अजीत पवार के आने के बाद और 5-6% बढ़ जाएंगे, ये हो गए 51 और जीत गई भारतीय जनता पार्टी। ऐसे नहीं है ये बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के वोट बढ़े या ना बढ़े, लेकिन जो महाविकास आघाड़ी नाम का जो अलायंस बना था उसके वोट तीनों को मिलकर बहुत बढ़ रहे थे, और वो इतने बढ़ रहे थे कि एक सरदर्द बनता जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के लिए। अपनी लाइन अगर बड़ी नहीं होती है तो ये उस भाषण में ठीक है, जो अपनी लाइन बड़ी कर दो, दूसरों की छोटी मत करो, लेकिन जब अपनी बढ़ती ही नहीं है ना तो दूसरों की छोटी करनी पड़ती है राजनीति में। जो एनसीपी के साथ अब होगा उसके वोट तो घटेंगे ही, और एनसीपी के घटेंगे का मतलब है कि महाविकास आघाड़ी के वोट भी घटेंगे। बस यही कारण है कि महाविकास आघाड़ी के वोट घटाने के लिए, और हम जहां है भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग जहां पर है वहीं पर रहे, वो घट जाए तो हम आ गए सत्ता में। तो इसी को सत्ता में आने का प्रयास के तौर पर
ये सारी चीजें कर दी गई है और चाचा भतीजा लड़ रहे हैं, आपस में उनकी नहीं बनती है तो अपना फायदा करके लो, ये सोचना ही राजकीय सूझबूझ है। इसे ही शायद राजकीय शून्यता कहा जा सकता है। ओंकार जी, अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और फिर सेकंड लार्जेस्ट राज्य जहां से 48 सीटें आती हैं वो महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों का जो परफॉर्मेंस 2014-2019 में रहा है, उसके बाद कोई बहुत क्रांतिकारी बदलाव जमीन पर हुए हों और इनको 2024 में कोई फायदा होता दिखता हो, ऐसा भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो उत्तर प्रदेश को लेकर के तो भारतीय जनता पार्टी निश्चिंत है। कांग्रेस वैसे ही मरी पड़ी है। एक सीट पिछली बार आई थी, वो भी रायबरेली की, अमेठी से राहुल गांधी भी हार गए थे। अब उनकी निगाह सबसे बड़े दूसरे राज्य पर है, महाराष्ट्र पर। ऑपरेशन महाराष्ट्र या ऑपरेशन 2024 उनका चालू है। अभी आप 2024 की सिचुएशन महाराष्ट्र की क्या देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, जैसे मरी पड़ी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में है, वैसी ही स्थिति सेम है महाराष्ट्र में भी। एक ही जगह कांग्रेस को मिल पाई थी, चंद्रपुर वाली, और वो भी विधान सांसद बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी मृत्यु हो गई है। तो आज की डेट में कांग्रेस के पास महाराष्ट्र में 0 सीट है जी। लेकिन एक बात आपको महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में अलग देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय पार्टी क्षीण हो चुकी है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां बहुत जोरों शोरों से है और इन्हीं पार्टियों ने एक अलग तरीके का राजनीतिक वातावरण यहाँ पे बनाया है। उत्तर प्रदेश में भी जातिगत राजनीति बहुत बड़ी होती है, लेकिन महाराष्ट्र में इसको विद्वेष का स्वरूप है। मतलब महाराष्ट्र में मराठा जो कम्युनिटी सबसे बड़ी है, उस कम्युनिटी के अंदर हिंदुत्व के खिलाफ वातावरण बनाने की कोशिश हो रही है। वैसे ही दलित, पिछड़े, ओबीसी, मराठा, ब्राह्मण, इनके बीच में एक संघर्ष ऐसा क्रिएट कर दिया और इसी दरार को खत्म करने की आवश्यकता। अगर इसको कम न किया जाता, इस दरार को खत्म न किया जाता, तो शायद महाराष्ट्र की राजनीति में एक भयंकर राजनीतिक जातिगत संकट हमें देखने को मिलता। शायद अगर आने वाले दिनों में कोई दंगे होते या कोई हिंसात्मक व्यवहार होता तो भी इसका आश्चर्य नहीं होता, वो हो जाता था। भारतीय जनता पार्टी के लिए सीटें जीतने से ज्यादा जो ध्रुवीकरण हो चुका था जातिगत और धार्मिक राजनीति का, मतलब औरंगजेब तो था दिल्ली से, लेकिन उसके प्रियजन यहां पर बहुत बड़े पैदा हो गए थे। हैदराबाद से उसके निजाम के प्रियजन होने से अच्छा औरंगजेब के प्रियजन होने लगे थे, एमआईएम वाले, और बाकी भी लोगों को औरंगजेब का प्यार बढ़ता जा रहा था। और हर एक चीज में धर्म के साथ जातिगत विवाद भी बहुत उत्पन्न हो रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस विद्वेषपूर्ण विवादों को आवश्यक था रोकना। अगर ये न होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र की सीटें जीतना बहुत ही कठिन हो जाता। अब जो एनसीपी के साथ लोग आए हैं, इन लोगों में आप देख लीजिए, एक है खुद अजित पवार जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते थे, दूसरे छगन भुजबल जो ओबीसी के मुद्दे पर और ब्राह्मणत्व पर अटैक करते थे, तीसरे अमोल मिटकरी जो भी ब्राह्मणत्व पर अटैक कर एक नया जातीय संघर्ष निर्माण करने जा रहे थे, चौथे हसन मुशर्रफ जो मुसलमानों को साथ लेकर एक अलग वातावरण क्रिएट कर रहे थे। इन सभी को इकट्ठा कर अपनी पनाह में ले लिया है। तो भगवान की असीम कृपा से, अब भगवान कौन सा ये लोग ही तय करे, भगवान की असीम कृपा से यही विवाद निर्माण करने वाले लोग अब शांतिपूर्ण व्यवहार करेंगे और इसी के कारण एक विद्वेषपूर्ण वातावरण अब महाराष्ट्र में नहीं होगा और यही लाभदायक रहेगा
भारतीय जनता पार्टी के लिए जो रिजल्ट पहले आया था वही रिजल्ट अभी आने की संभावना बन जाती है। ओंकार जी, एक बात और समझाइए सुशील जी। पिछले 1.25 साल में जो कुछ हुआ है, जब शिवसेना टूटी तो बहुत गद्दार बद्दार पता नहीं क्या क्या बताया 40 एमएलए को और 10 निर्दलियों को और 13 एमपी को। ये भी कहा कि इन गद्दारों को सबक सिखाने के लिए हम पूरे महाराष्ट्र की यात्रा करेंगे और जन जागरण करेंगे, संगठन को, पार्टी को फिर से खड़ा करेंगे। मुझे तो लगा नहीं, कभी याद नहीं, आप तो खैर वहां बैठे हैं, कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने कुल मिलाकर के आधा दर्जन भी रैलियां महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में की हों। दूसरे, अब वही जवान शरद पवार भी बोल रहे हैं, 82-83 साल की उम्र है, उनकी बेटी की काबिलियत क्या है ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। जो शिवसेना प्रकरण के बाद कह रही थी, उनका मतलब ज्ञान कितना परम है इससे पता लग जाता है। वो कह रही थी कि बाला साहब ने तो अपने जीते जी अपनी राजनीतिक वारिस जो है वो उद्धव ठाकरे को बना दिया था, तो चुनाव आयोग किसी और को वारिस कैसे घोषित कर सकता है। मतलब उनको कितना कानूनी ज्ञान है इससे पता चल जाता है। तो शरद पवार, क्या वाकई शरद पवार या उद्धव ठाकरे क्या जमीन पर उतर करके कुछ प्रतिवाद कर सकते हैं, खोई हुई जमीन वापस पा सकते हैं, अपने संगठन को फिर से खड़ा कर सकते हैं? नंबर 2, ये जो दोनों घटनाएं हुई हैं, रिएक्शन किस तरह के हैं जमीन से, यानी इनके जो मूलभूत कार्यकर्ता हुआ करते थे उनकी तरफ से किस तरह का रिएक्शन है? पार्टी बाप का माल समझने वाले लोग ऐसे ही रिएक्शन देंगे। मतलब राजनीतिक पार्टी को अपनी प्रॉपर्टी समझकर जो व्यवहार करते हैं, ये इसी तरह का रिएक्शन देते हैं जो उद्धव ने दिया था। चुनाव आयोग को चुनाव लगाव आयोग कह दिया था और अभी जो सुप्रिया सुळे का आपने बोला वही। तो इनके लिए वही उत्तर ठीक है। ये लोग ऐसे ही बात करेंगे। इसके ऊपर बात करके भी और इनके ऊपर टिप्पणी करके भी समय और शब्द दोनों को जाया नहीं करना चाहिए। इनका ज्ञान बहुत बड़ा असीम है। ये बापट जैसे घटना विशेषज्ञ पर निर्भर रहते हैं, तो इनके बारे में क्या कहना। दूसरा, क्या उद्धव जैसे ही शरद पवार जो बातें कर रहे हैं, तो शरद पवार घूमते तो है, उद्धव की मानसिकता ही नहीं थी घूमने की, उद्धव की इच्छा भी नहीं होती घूमने की, लेकिन शरद पवार महाराष्ट्र में इस उम्र में भी घूमते हैं। लेकिन शरद पवार की 82 साल की उम्र को देखकर या उनकी प्रकृति को देखकर शायद ही शरद पवार अब महाराष्ट्र व्यापी कुछ दौरा कर पाएंगे या महाराष्ट्र को अपने पैरों के तले ले पाएंगे। नहीं हो पाएगा शायद शरद पवार से, लेकिन फिर भी शरद पवार ये कर पाएंगे। थोड़ा बहुत तो महाराष्ट्र में शरद पवार घूमेंगे, लेकिन तब जब शरद पवार घूमना चाहते हैं तब। मुझे तो लगता है कि शरद पवार अपने सर से कुछ बोझ उतार रहे हैं। मतलब उद्धव ठाकरे का भी बोझ उतर जाएगा जो इनके पीछे पड़ा है, और दूसरा उन्हीं के पार्टी के कुछ लोगों का बोझ भी उनके सर पर है, जैसे जितेंद्र आव्हाड जो बार बार रोकर मेरे बाप, मेरे पिता, मेरे गुरु, मेरे सब कुछ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव वाली लाइनें पढ़ते रहते हैं। वो वाले कुछ बोझ भी उतर जाएंगे। शायद शरद पवार पहले दिन से ही जयंत पाटिल को अपना नहीं बनाना चाहते थे, तो वो भी बोझ शरद पवार उतार पाएंगे। शरद पवार के लिए ऐसे बोझ सर पर लेना और उतारना एक आसान सी बात है और वही वो करते आए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब इसके बाद शरद पवार इंडिपेंडेंटली अपने पार्टी को संभालने की क्षमता में हैं। जो स्थिति उद्धव ठाकरे की हुई है वही स्थिति आजकल शरद पवार की है। बस कुछ ना कुछ तो बवाल खड़ा करके चुनाव आयोग, केंद्र की सरकार, सेंट्रल एजेंसी या सुप्रीम कोर्ट, इनके ऊपर कुछ प्रभाव डाला जाए, इसीलिए ये बातें हो रही है। ओंकार, 2-3 छोटी छोटी बातें और हैं, उनके संक्षेप में भी आप जवाब दे सकते हैं। संजय राउत ने कहा है कि अब हम इन्हें सबक सिखाएंगे पवार साहब के साथ मिलकर के। अभी तो इन दोनों को ही सबक मिला है, ये भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं।
पार्टी टूटी पवार की, तोड़ी पवार ने, गुस्सा आ रहा है संजय राउत को। ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बनने जा रहा है? और सबक सिखाने की बात रही, ऐसे ही सबक सिखा सिखा के तो उद्धव ठाकरे की वाट लगा दी संजय राउत ने। शायद अब इनके मन में शरद पवार की वाट लगाने का विचार है तो लगा देंगे, यही होगा शायद उनके मन में, बाकी क्या हो सकता है ओंकार। दूसरे जो ये बात कही जा रही है कि अब महाराष्ट्र सरकार में नेतृत्व परिवर्तन होगा और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ये चंडू खाने की है या कुछ इस तरह का हो भी सकता है? डर फैलाओ, जब कन्वेंस नहीं होते हो तो कंफ्यूज करो, डर फैलाओ। कभी कहते हैं अजित पवार मुख्यमंत्री बनेंगे, कभी कहते हैं देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, कभी कहते हैं देवेंद्र फडणवीस केंद्र में चले जाएंगे और अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये अफवाहें हैं, मैं लिख कर देता हूं। नवंबर 2024 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर एकनाथ शिंदे रहेंगे और अगर एकनाथ शिंदे के मन में कुछ आ जाता है तो, अगर ये वाली बात अगर है, ये अगर वाली बात है, इसमें कोई अर्थ नहीं है, तथ्यहीन बात है, लेकिन आ जाता है तो, अगर हम यही कर रहे हैं, एनालिसिस ही कर रहे हैं, बात ही कर रहे हैं, तो एक बात रख लेनी चाहिए, अगर एकनाथ शिंदे कुछ अलग विचार करते हैं तो देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने की आसार रह जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि नवंबर 2024 तक सरकार में कुछ बदलाव होगा। नवंबर 24 तक ये सरकार चलेगी, चाहे एकनाथ शिंदे रहे, चाहे अजीत पवार रहे ना रहे, चाहे कोई रहे ना रहे, ये सरकार चलेगी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही रहेंगे। अंतिम सवाल मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो राष्ट्रीय स्तर पर विरोधी दलों को इकट्ठा करके एकीकरण अभियान चल रहा है, क्या महाराष्ट्र के इस ताजा प्रकरण से इसको किसी तरह का झटका लगा? विनायक राउत नाम के एक सांसद है, उद्धव ठाकरे के बहुत करीबी, उन्होंने उद्धव ठाकरे को एक सुझाव दे डाला कि महाविकास आघाड़ी से बाहर हो जाइए और छोड़ दीजिए वो वाला मामला, तो एक गया। कांग्रेस अभी शरद पवार के ऊपर भरोसा रखेगी क्या? तो शरद पवार गए और राष्ट्रीय स्तर पर शरद पवार के ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई थी, मतलब सारा संगठन बनाने की, जो अपने विधायकों को और अपने सांसदों को अपना नहीं रख पाए, वो क्या खाक दुनिया इकट्ठा करके लेके आएंगे? और वो भी वही लोग जिनके अपने अपने कुछ विचार है, अपनी अपनी कुछ संभावनाएं हैं, उनके सपने हैं, ये इनके सपने के लिए ये करेंगे, ये मुझे नहीं लगता है। ये जो राष्ट्रीय स्तर पर बनने जा रहा है, इसमें शरद पवार का रोल अभी खत्म हो गया है और जैसे ही शरद पवार का रोल खत्म हो जाता है, बहुत सारे लोग इससे निकल जाते हैं, क्योंकि शरद पवार ही एक ऐसे है जो दो चार छोटे छोटे लोगों को तेरा भला होगा वो बुरा करने वाला ही ये डर दिखाकर साथ लाए थे, वो अपने अपने घर में निकल जाएंगे। ओंकार जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी, ओसीएन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।